कश्मीर पर पाक का कबूलनामा लाए। हिजबुल कमांडर का सनसनीखेज खुलासा। टीवी पर बेनकाब हुआ टेरर लैंड पार्क। घाटी में मुनीर शहबाज का डर्टी गेम प्लान। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कमिंग सून। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल, और बड़ा सवाल क्या, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इज कमिंग सून। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ अब दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है? क्या दशकों से भारत जिस सीमा पार आतंकवाद की बात करता रहा, उसे अब आतंकी संगठनों की कथित बयान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की सूची नए सिरे से चर्चा के केंद्र में ला रही है? भारत का दावा है कि पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे आतंकी ढांचे ने मुंबई से लेकर संसद, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम तक देश को बार बार निशाना बनाया। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा। आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल उस पूरे नेटवर्क का है जिस पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगाए, जिनके सरगनाओं पर करोड़ों के इनाम घोषित हुए और जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची तक पहुंचे। क्या आतंकवाद पर पाकिस्तान की सफाई अब दुनिया को स्वीकार है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? और क्या आतंक के खिलाफ लड़ाई में अब जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है? और क्या इट्स अ हाई टाइम फॉर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2? सबसे पहले उस आतंकवादी का कबूलनामा आपको सुनाते हैं जो कि डिप्टी सुप्रीम कमांडर है हिजबुल मुजाहिदीन का। जरा सुनिए वो क्या कह रहा है। वो यहाँ इन शोधा के खून के साथ गद्दारी करते हुए मैं कैसे भूल जाऊं? यहाँ सारी जमातों के नुमाइंदे बैठे, ये गवाही देंगे, आपको बताएंगे, आपको सब पता है। और अपने उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो भटक गए, जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं ये गवाही देंगे यहाँ सारे हमारे पार के लोग। लोलाब और कुपवारा से लेकर कठुआ तक कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान से कोने कोने से नौजवान जो हैं वो वहां जाके शहीद ना हुए और वहां उनकी कब्रें मौजूद ना हो। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, इस रिश्ते के खिलाफ कोई नफरत पैदा कर नहीं सकता। कलीदी और बुनियादी रोल तहरीक इस्लामी का है, उससे बढ़कर रोल नजरिया पाकिस्तान का। मैं उन शोहदा को कैसे भूल जाऊं? सीने पे गोली लगती है, सीने पे गोली लगती है, शहादत से पहले उंगली डुबोता है अपने सीने में खून से, दीवार पे लिखता है पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज यहाँ आजाद कश्मीर में नारा लगता है भाड़ में जाए पाकिस्तान। बबांगे दोहल कहता हूँ कि जहां तक अवामी हकूक की बात है, उनके इस्तेसाल की बात है। आपने आतंकवादी को सुन लिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर में जाते हैं, दहशत फैलाते हैं और कोई कब्रिस्तान बाकी नहीं कश्मीर का जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को दफन न किया गया। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पूरे कबूलनामे पर, वो भी सुनिए। के ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है और वो कहते हैं कि साहब तुमने हमारे साथ में पॉलिटिकल धोखा किया, 12 असेंबली सीट हमारी छीन ली, आपने हमारा संसाधन छीन लिए, रोटी और दवाइयों के लिए मोहताज कर दिया। अब तो वहाँ के सरदार अम्मान खान हिंदुस्तान के राजौरी और पुंछ से अपील कर रहे हैं कि हमको खाना दीजिए, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हम
क्या सीज फायर लाइन की तरफ कुछ ना करें और भीड़ कह रही है कि हाँ करो। तो यानी पीओके की जो स्थिति है वो बलूचिस्तान से कहीं ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील है। जनरल मुनीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि निहत्थे लोगों पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीओके भी बलूचिस्तान बनने वाला है और पाकिस्तान के हाल एक प्रेशर कुकर जैसे हो चुके हैं जिसकी हर एक वाल्व स्ट्रेन्ड है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो तालिबान के साथ लड़ाई हो। हर एक मोर्चे पाकिस्तान का खुल चुका है। इंटरनल और एक्सटर्नल डेट आज के समय में उसका $287 बिलियन पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इतने नेगेटिविटी के बाद भी पाकिस्तान की इकोनॉमी फेल हो चुकी है। IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक के लोन में वो दब चुका है और कहीं ना कहीं अब पीओके की क्राइसिस भी उसके लिए बहुत एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, अब देश का सवाल सुन लीजिए दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या कथित आतंकी कबूलाने में पाकिस्तान की आधारित जो लाइन है उसको चुनौती दे दी है, उसकी सफाई अब खटाई में पड़ गई है। सवाल नंबर 2, क्या संयुक्त राष्ट्र को इस तरह के बयानों का स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, खुद एक्शन लेना चाहिए, क्या सुओ मोटो नहीं ले सकते वो। सवाल नंबर 3, दर्शकों, क्या सीमा पार आतंकी ढांचे को खत्म किए बिना क्षेत्र में स्थायी शांति मुमकिन है, संभव है। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या पाकिस्तान की डिनाइल पॉलिसी ज्यादा दिन तक टिक पाएगी। और सवाल नंबर 5, क्या भारत को इस तरह की सामग्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश करनी चाहिए। बहुत अहम सवाल, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों, लेकिन अगले 1 घंटे लगातार एक बड़ा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं जो बताएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है कि आतंकवादियों की पौध को वो पानी देता है, खाद देता है, हथियार देता है और वही आतंकवादी भारत में घुसकर दहशतगर्दी फैलाते हैं। पूरी डिटेल, पूरा मैं मुलम्मा लेकर पहुंचा हूं, सब कुछ बताऊंगा बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले जो खुलासा किया है हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी सुप्रीम कमांडर ने दर्शकों, वो आपको बता दें, सनसनीखेज खुलासा है। सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो पाकिस्तान फिर से बेनकाब हो जाएगा जो फेक नैरेटिव भारत के खिलाफ चलाता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। पहला खुलासा, हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर शमशीर खान ने टेलीविजन पर सबके सामने मीडिया में यह बात कबूली है। उसने कहा कश्मीर में जारी दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये बात वो खुद कह रहा है जो हिजबुल का डिप्टी सुप्रीम कमांडर है। दर्शकों, खुलासा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जी हां, पाक के कई आतंकी कश्मीर में आतंकी वारदात कर चुके हैं। बहुत क्रूशियल, बहुत अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जी हां, खुलासा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। क्या कश्मीर के हर कब्रिस्तान में पाक आतंकियों की कब्रें हैं? ये बात वो कह रहा है। ये भी सनसनीखेज खुलासा है जो अपने आप में बताती है कि दहशतगर्दी को किस तरह से पाकिस्तान पाल पोस रहा है। खुलासा नंबर 5, पाक के अलग अलग आतंकी कश्मीर में अभी भी एक्टिव है। ये बात वो कह रहा है और ये बात भारत भी कहता है दर्शकों, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं होता। जरा आगे आइए, अब आपको कुछ डेटा, कुछ ब्यौरे, कुछ आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं जो सुनने और देखने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठनों की पूरी मैं लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। एक बैन होता है तो उसका नामकरण दूसरे के नाम से हो जाता है, दूसरा बैन होता है तो उसका नाम बदलकर तीसरा कर दिया जाता है। ये सिलसिला मुसलसल सालों से चलता आ रहा है और हर टेरर ग्रुप के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हर टेरर ग्रुप की डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूं। टेरर ग्रुप नंबर 1, लश्कर-ए-तैयबा दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है जो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। जी हां, टेरर ग्रुप 1 आपने सुन लिया। अब टेरर ग्रुप 2 का नाम आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा टेरर ग्रुप कौन सा है जो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है? उसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद, जिसे JEM भी हम शॉर्ट में कहते हैं। ये भी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए मशहूर है और इनके निशाने पर खासकर भारत है। जी हां, टेरर ग्रुप नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, TTP। ये भी एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है। टेरर ग्रुप नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, मैंने आपको बता दिया। अगला जो टेरर ग्रुप है वो है लश्कर-ए-जंगम। जी हां, टेरर ग्रुप नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर है उसका नाम है लश्कर-ए-जंगवी। ये खतरनाक एक संगठन है और ये लगातार टेरर फैला रहा है। टेरर ग्रुप नंबर 6 सिपाही-ए-साहबा पाकिस्तान, ये भी एक नया आतंकवादी संगठन है जो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के लिए ग्राउंड ऑपरेशंस करता है कश्मीर में अलग अलग इलाकों में। टेरर ग्रुप नंबर 7 हरकतुल मुजाहिदीन, पुराना आतंकवादी संगठन है, UN में बैन भी किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में मजे चल रहे हैं क्योंकि वहां के हुक्मरान, वहां की सेना इन्हें खाने के लिए खाना और लड़ने के लिए हथियार देती है। टेरर ग्रुप नंबर 8 हरकतुल जिहाद अल इस्लामी,
जिसे HUJI कहते हैं, ये भी एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है दर्शकों, जो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। टेरर ग्रुप नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, अल बद्र। ये भी एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है जो पूरी दुनिया में लोगों में दहशत फैला रहे हैं। टेरर ग्रुप नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये अल कायदा का एक यूनिट है जो स्पेशली बनाया गया है भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। इसके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। टेरर ग्रुप नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत। ये भी भारत पर फोकस कर यहां पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। टेरर ग्रुप नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन, बलोच लिबरेशन आर्मी BLA। ये आतंकवादी संगठन पहले भारत के खिलाफ बहुत सारे घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इस पर भी टेरर ग्रुप नंबर 13 बलोच लिबरेशन फ्रंट, ये भी एक और आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में एक्टिव है। जी हां, इसके बाद टेरर ग्रुप नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, जिसे BRA कहते हैं। ये भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में एक्टिव है। टेरर ग्रुप नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। ये आतंकवादी संगठन आपको पता है जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के अलग अलग इलाकों और साउथ इंडिया में भी एक्टिव रहता है। लेकिन दर्शकों, अब आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। कुछ और डेटा आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ और डिटेल आपके लिए लेकर आया हूं कि कश्मीर में हुए आतंकवादी घटनाएं कौन कौन सी थी, वो तारीख, वो जगह, सब कुछ, सारी डिटेल आपके लिए लेकर आया हूं। और वो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तारीख को कश्मीर के किस इलाके में कौन सी घटना हुई थी। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर सेना चला रही है आतंकवादियों को चुन चुन मारने के लिए, और राष्ट्रीय राइफल्स भी लगातार एक्टिवली उनके ऑपरेशंस लगातार जारी हैं, उनके एनकाउंटर्स लगातार जारी हैं। तारीख 23 अप्रैल 2025, घटना पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। कश्मीर में हुए बड़े आतंकी हमलों की डिटेल और तारीख मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। 23 अप्रैल 2025, ये दिन हम कैसे भूल सकते हैं। तारीख 14 फरवरी 2019, पुलवामा में अटैक होता है आर्मी के कैवलकेड पर। जी हां, 14 फरवरी, ये तारीख हमारे दिल में एक नासूर की तरह चुभी। तारीख 18 सितंबर 2016, घटना उरी सेना मुख्यालय पर हमला होता है और हम कई जवान खो देते हैं, हमारे कई जवान वहां पर शहीद होते हैं। जी हां, अगली तारीख आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों, तारीख 10 जुलाई 2017, घटना अमरनाथ यात्रियों पर हमला होता है और कुछ अमरनाथ यात्री मारे भी जाते हैं इस घटना में। दर्शकों, अगली डिटेल आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, तारीख 14 मई 2002, घटना कालू वाला चुलक में हमला होता है और जम्मू का इलाका बताया जा रहा है, यहां पर हमला होता है। यहां पर भी बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं, आतंकवादियों ने यहां पर धमाके किए, सिविलियंस पर अटैक किया। तारीख 1 अक्टूबर 2001, घटना जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला होता है और यह भी आतंकवादी घटना अंजाम दी गई। हमारे दिल पर चोट करने की 100 कोशिशें आतंकवादी करते हैं। तारीख अगली 20 मार्च 2000, घटना चिट्टी सिंहपुरा में नरसंहार होता है, आतंकवादी हमला होता है, बहुत सारे सिविलियन यहां भी मारे जाते हैं। अगली तारीख 23 मार्च 2003, घटना नादी मार्ग में नरसंहार होता है और यहां पर भी आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर सिविलियन को मारा, हमें नुकसान पहुंचाया, इसमें कुछ जवान भी शहीद हुए। तारीख 9 जून 2024 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, 9 जून 2024, घटना रियासी तीर्थयात्री जो बस थी उस पर हमला आतंकवादी करते हैं और वहां पर भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वहां भी कैजुअलिटीज होती हैं। अगली तारीख अक्टूबर 2024, घटना गांदरबल जो टनल साइट थी हमारी, वहां पर आतंकवादी हमला होता है और यहां पर भी बहुत सारी कैजुअलिटीज होती है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। देश में हुए आतंकवादी हमलों के बारे में भी बताने जा रहा हूं, किस तरह से पाकिस्तान ने भारत की छाती पर हमेशा घाव दिया है, जख्म दिया है। अब आपने कश्मीर की घटनाएं देख ली, अब मैं आपको पैन इंडिया बताने जा रहा हूं जो बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जी हां, इंसिडेंट नंबर 1, मुंबई सीरियल ब्लास्ट 12 मार्च 1993, यह बड़ा आतंकवादी हमला था जिसका दर्द अभी तक भारत के दिल में है। जी हां, इंसिडेंट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, कोयम्बटूर ब्लास्ट 14 फरवरी 1998, बड़े पैमाने पर यहां पर भी कैजुअलिटीज हुई और यह आतंकवादी घटना लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेटिव्स ने भारत में अंजाम दी। तीसरी घटना, इंसिडेंट नंबर 3, जम्मू कश्मीर विधानसभा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 1 अक्टूबर 2001 को यह हमला होता है, बड़ा हमला था जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। इंसिडेंट नंबर 4, भारतीय संसद पर भी आतंकवादियों ने हमला किया, वो तारीख थी 13 दिसंबर 2001, जब भारत की पेशानी पर जख्म हुए, पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना। इंसिडेंट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, कालूचक हमला, जिसमें 14 मई 2002 को यह हमला हुआ था, बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज यहां पर भी हुई थी। इंसिडेंट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में हमला होता है 24 सितंबर 2002, कैसे वो तारीख हम भूल सकते हैं दर्शकों। अगली घटना, इंसिडेंट नंबर 7,
दिल्ली सीरियल ब्लास्ट 29 अक्टूबर 2005। दिल्ली में सीरियल धमाके होते हैं, बहुत सारे सिविलियन मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी यही नहीं रुके। दर्शकों, अगली घटना इंसिडेंट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने वहां से धमाके को अंजाम दिया था। उसके बाद हमारी सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में भी धमाके हुए। जी हां, वाराणसी ब्लास्ट 7 मार्च 2006, जिसमें बहुत सारे सिविलियन मारे गए, जिसमें हनुमान मंदिर और दशाश्वमेध घाट पर सीरियल धमाके हुए, जिसमें बहुत सारा नुकसान देश को उठाना पड़ा। अगली घटना इंसिडेंट नंबर 9, मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट हुआ 11 जुलाई 2006 को। यहां पर भी बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज हुई और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने यह साजिश रची और उसको अंजाम दिया लश्कर-ए-तैयबा ने। इंसिडेंट नंबर 10, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 18 फरवरी 2007। ये तारीख भी हमारे जहन से नहीं जाती, एक बड़ा हमला था, बड़ा आतंकवादी हमला था। इंसिडेंट नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जयपुर में भी सीरियल ब्लास्ट होते हैं। 13 मई 2008 की वो तारीख याद करिए, कितना बड़ा धमाका था, कितना नुकसान भारत को उठाना पड़ा। इंसिडेंट नंबर 12, अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट होते हैं। 26 जुलाई 2008 की वो तारीख, वो शाम कोई कैसे भूल सकता है। जी हां, अहमदाबाद में भी सीरियल धमाके हुए, बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई। इंसिडेंट नंबर 13, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते हैं 13 सितंबर 2008 को। यह घटना दिल दहला देने वाली थी। इसके बाद इंसिडेंट नंबर 14 भी आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला, जी हां, जिसमें 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और इतने ही करीब मारे भी गए। साथ ही साथ सेना ने ऑपरेशन चलाकर आतंकवादियों को पकड़ा। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। जी हां, अगले कंटेंट पर पहुंचते हैं। भारत ने पाक के खिलाफ कहां-कहां सबूत दिए हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। संगठन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी हमने सबूत पेश किए कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव हैं और वो हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे यहां दहशतगर्दी फैलाना। संगठन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हमने पाकिस्तान की शिकायत की। जी हां, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो यूएनएचआरसी है, वहां पर भी हमने इत्तला दी, वहां पर भी हमने सबूत पेश किए, वहां पर भी हमने अपील की। संगठन नंबर 4, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी हमने बाकायदा ये रिपोर्ट सौंपी कि किस तरह से पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी फैला रहा। संगठन नंबर 5, शंघाई सहयोग संगठन SCO में भी हमने पूरी डिटेल, पूरी तस्दीक, पूरा ब्यौरा दिया। संगठन नंबर 6, G20 में भी हमने ये सबूत पेश किए, हमने वहां भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी दहशतगर्द हमारे यहाँ आतंक फैला रहे हैं। ब्रिक्स में भी कई बार ये मुद्दा भारत ने उठाया। इसके अलावा सार्क समिट में भी कई मर्तबा भारत इन मसलों पर चर्चा कर चुका है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। किन देशों में पाक आतंकी संगठन बैन है, फटाफट सबके नाम मैं आपको बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान पूछता है सबूत दिखाइए। यूएन में बहुत सारे आतंकवादी संगठन बैन है। भारत ने बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को बैन कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका तीसरा मुल्क है, वहां पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन बैन किए गए हैं। ब्रिटेन भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तान में एक्टिव जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको बैन किया गया। कनाडा में भी बाकायदा पूरी लिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसा मुल्क है। यूरोपीय यूनियन भी एक ऐसा संगठन है जहां पर उसने भी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के बारे में बाकायदा पूरी लिस्ट जारी की और कहा कि यहां पर आतंकवादी दहशतगर्दी फैलाते हैं और पूरी दुनिया के लिए यह खतरा है। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल आर अनुज माथुर साहब का, रिटायर्ड मेजर जनरल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मलिका पांडे मेरे साथ है, विदेशी मामलों की जानकार हैं, आपका बहुत स्वागत मलिका जी। मुजाहिद जाफरी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जाफरी साहब। इसके अलावा मेरे साथ अशोक कुमार जी हैं, फॉर्मर DGP हैं। सर, बहुत शुक्रिया आने के लिए, कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पाकिस्तानी आतंकवादी जो डिप्टी सुप्रीम कमांडर है हिजबुल मुजाहिदीन का, वो गला फाड़ फाड़ के ये कह रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने और आतंकियों ने कश्मीर में दहशत फैलाई और कश्मीर का कोई ऐसे कब्रिस्तान नहीं होगा जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को दफन नहीं किया होगा। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए पाकिस्तान को? कितना डिनायल करेगा? पूरी डिटेल, पूरा रिसर्च विश्लेषण मैं लेकर आया हूं ताकि पाकिस्तान में बैठे गेस्ट ये न कह सके कि ये सिर्फ नकली इल्जामात हम उनके ऊपर लगा रहे हैं। जनरल साहब। जय हिंद अमित। देखिए, आपने बहुत ही डिटेल में पूरा सब कुछ साफ कर दिया है। ये जो बयान सामने आया है, ये जो हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है उसकी पुष्टि करता है। ये इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात मैंने कल भी आपको पहले भी बताई थी कि जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, वो अपनी मर्जी से कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में नहीं गया था। जो एक्सेशन हुआ था भारतवर्ष के साथ, विलय जो हुआ था, वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल विलय था। कोई इसमें संदेह नहीं था
और जो डॉक्यूमेंट था, जो बाकी 562 रियासतों ने डॉक्यूमेंट साइन किया था, एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट था। तो उन्होंने, पाकिस्तान ने 60-70 साल तक जिस कश्मीर के कब्जे का हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है, वहां के लोगों को रेडिकलाइज किया, वहां के लोगों का ब्रेन वॉश किया, और वहां के लोगों को ये बताया कि कश्मीर कश्मीर में जो है वो हालात ठीक नहीं, को ट्रॉमेटाइज किया, उनको हथियार दिए, उनके जगह पर, उस जगह पर जाकर के उन्होंने नर्सरीज तैयार करी टेरर की, वहां पर टेरर कैंप्स बनाए, वहां पर टेरर के लॉन्च पैड्स बनाए, वहां पर टेरर की ट्रेनिंग और तरीके के वहां पर चीजें बना करके उन्होंने उस पूरे के पूरे इलाके को मिलिटराइज कर दिया। और उसके बाद उन्होंने, ये पहली बार नहीं हुआ है एडमिशन, अमित, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2-3 और ऐसी बड़े बड़े लोगों की एडमिशन मैं आपको बताऊंगा। पहले भी मैं कह चुका हूं कि परवेज मुशर्रफ ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि हम डायरेक्टली, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सिस्टम, हमारी आईएसआई, हमारी आर्मी ट्रेनिंग में और उनको वहां पर इन्फिल्ट्रेट कराने में और वहां पर एक्टिविटीज करने में लगी हुई है। उन्होंने इनको इनको हाफिज सईद और इन लोगों को हीरो कहा है पाकिस्तान का, कई दफा ये बात हो चुकी है। उसके अलावा इनका एक एयर मार्शल औरंगजेब, उन्होंने ये क्लेम किया है, क्लेम कि वी डिस्प्लेड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा, मतलब पुलवामा में हमने एक टैक्टिकल ब्रिलियंस का वो प्रदर्शन किया। क्लियर कट इंडिकेशन, नॉट इंडिकेशन, कि हमने पुलवामा में आकर के और भारत में इतना बड़ा 40 लोगों को खत्म कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो है वो, अब जो स्टेटमेंट आया है, कहाँ दे रहा है वो स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट वो दे रहा है मुजफ्फराबाद में, ऐसे जगह पे खड़े होकर जिससे कि आधा किलोमीटर दूर वहां 50-70 हजार आदमी बाहर खड़े होकर के और पाकिस्तान को बैक के नारे लगा रहा है। पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं, उसके नारे लगा रहा है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह की प्रगति हो रही है, कैसे टनल्स बन रही है, कैसे IIT, IIMs, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कैसे सैलानी आ रहे हैं वहां पर, कैसे वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, कैसे सड़कें 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हो रही है, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है वो फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि जिसको वो ये कहना चाह रहे हैं उन लोगों को, कश्मीरियों को, जो कि पाकिस्तान को के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि भाई जिस पाकिस्तान ने तुम्हारे लिए इतनी जाने दी, उसको आप गो बैक कह रहे हो। पूरे उसमें कहा है उन्होंने, आप दोबारा खोल करके उसको सुन लें, यही कहा है उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आज की बात नहीं है, हमेशा से पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने BBC को कहा है कि हम 30 साल से टेररिज्म को पाल रहे हैं आपके लिए। तो पाकिस्तान टेररिज्म को बनाता है, पालता है, पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। यही वजह थी कि आप सालों FATF की ग्रे लिस्ट में रहे। कोई ऐसे ही FATF जवाब ले लेता हूं जनरल साहब। मुजाहिद जाफरी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। जाफरी भाई, ये डिटेल मैंने दी आपको, मैंने वो बयानात भी सुनाए जो डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर हैं वो कह रहे हैं, इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहेंगे आप? इस पे रिस्पॉन्स तो आप किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल से लें तो वो ऑफिशियल आपको रिस्पॉन्स दे सकता है, जो आप प्रतिक्रिया जो भी मांग रहे हैं। मैं तो अपना एनालिसिस पेश कर सकता हूं आपके सामने बतौर सहाफी। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और जितनी तसल्ली से मैंने गुफ्तगू सुनी सारी, आप, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात भी आप चाहे मुख्तसर होगी लेकिन तसल्ली से सुनेंगे। सबसे पहली बात यह है कि तकरीबन 18 मिनट आपने इंट्रो के लिए लिए, जिसमें आपने वो सारे पुराने इंसिडेंट जो हुए आज तक हो चुके हैं, जो ऑलरेडी सबके नॉलेज में है, तो इस पे तो आपने अपने चैनल के 18 मिनट जाया किए हैं मेरे हिसाब से। दूसरी बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है इस एलिगेशन का कि टेररिज्म, तो मेरे भाई आपने जितनी कंप्लेंट की, जितनी आपने इंसिडेंट बताए, जहां जहां भारत ने रिपोर्ट किया, वहां से जवाब क्या आया वो भी बता देते तो मेरे लिए काफी आसानी होती तजिया करने में, लेकिन आपने जवाब नहीं बताया, सिर्फ अपनी कंप्लेंट बताई। दूसरी तरफ ये है कि आपका ये सारा मटेरियल लेकर जो आपने पेश किया है 18 मिनट में, आपके शशि थरूर साहब की, शायद यही नाम है, अगर गलत हूं तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, शशि थरूर साहब अपना डेलीगेशन लेके दुनिया के पास गए थे
उन्होंने एक एक चीज उनके सामने रखी और आपको पता है दुनिया की तरफ से क्या रिस्पांस दिया गया आपको। आपके डेलीगेशन तो वहां गाना गाते रहे हैं। तो दुनिया ने आपकी बात को इसलिए नहीं माना कि आपके फैक्ट्स जो हैं वो फैक्चुअल नहीं थे, सिर्फ सेल्फ जनरेटेड चीजें थी जो डेफिनेटली आपको पता है, आपको कहा गया है कि सारे सबूत ला के दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो सबूत नहीं आ सके हैं। आपके कहने से, जनरल स्टेटमेंट देने से कि जी ऐसा हुआ और पाकिस्तान ने, ये तो मेरे भाई आपके ही मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने आईएसआई को यहां बुलाकर इंक्वायरी भी करवाई थी। तो वो किस लिए बुलाया था आप? तो इसी तरह की चीजें यही मैं चाहता हूं, अगर आईएसआई कर सकती है तो आप एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हायर करें, दुनिया भर में होती हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशंस कराएं, वो आपको एविडेंस लाके आपके हाथ में रखेंगे, वो दुनिया के लिए एडमिसिबल भी होंगे। तो आप जहां वहां जाके ये अपने सारे प्रूफ्स दें, सिर्फ मीडिया पर बैठकर आप जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट, आप 3-4 सफे आपने हाथ में पकड़े हुए हैं और इंट्रो दे रहे हैं, इट मींस कि आपको लिखा पढ़ा आया है पीछे से जो आपने नरेट करना है, एक नरेशन, एक बयानिया बनाना है। तो आपने उस बयानिया बनाने के लिए 18 मिनट चैनल के जाया कर दिए उन पुराने इंसिडेंट्स पे जिनकी ऑलरेडी कई दफा बात हो चुकी है। मुझे बताएं, आप इतनी आसानी से टेररिस्ट कह रहे हैं, तो क्या अजीत डोवाल जो है इंटरनेशनल, ये आप तस्वीर चला रहे हैं, उनकी इंटरनेशनल टेरिफाइड टेररिस्ट नहीं है इंटरनेशनल कैटेगरी में? क्या अमेरिका ने इन्हें दहशतगर्द करार नहीं दिया? क्या कनाडा ने इन्हें अजीत डोवाल को दहशतगर्द करार नहीं दिया? जी तो बुजाय मेरे जाफरी, भाई मैंने आपको उतना ही वक्त दिया जितना मैंने नहीं नहीं, रिस्पेक्टेड बिल्कुल जनरल गलत साहब को दिया था। रॉन्ग, बिल्कुल झूठ। जनरल साहब बिल्कुल अलाउ मी, झूठ। जनरल साहब, नहीं, नहीं, ऐसे जनरल नहीं, साहब गलत अलाउ बात, मी टू बिल्कुल स्पीक। झूठ है, जनरल कोई साहब, किसी ने कोई जनरल गलत साहब, बात जनरल साहब, आई एम कमिंग टू जनरल साहब, मैं आ रहा हूं, मैं मलिका जी के पास जाऊंगा। मुजाहिद जाफरी, जिस चीज को आप जाया होना कर रहे हैं वो हमारे देश के जवान जो शहीद हुए पुलवामा, उरी, ये हमारे लिए जाया करना नहीं है। हम उन चीजों को याद कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने जख्म, पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए ये बार बार हम याद करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से घसीटना है। हम बार बार इसलिए याद करते हैं किस तरह से पाकिस्तान की पिटाई करनी है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में हमने आपकी हैसियत और औकात बता दी। और जिस चीज को आप जाया कहना कह रहे हैं साहब, आपके यहां का आतंकवादी बैठकर टेलीविजन पर आपके बारे में बात करता है। एफटीएफ भारत का नहीं है, एससीओ भारत का नहीं है, वर्ल्ड बैंक भारत का नहीं है, इन सब जगहों पर आप बैन है। आपके आतंकवादी संगठनों की पूरी लिस्ट है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करके नहीं आते हैं, अगर आपको एससीओ के बारे में नहीं पता है, आपको एफएटीएफ के बारे में नहीं पता है, भारतीय पार्लियामेंट पर जो हमले हुए पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने यह काम किया। आई गो टुवर्ड्स मलिका पांडे, इनको थोड़ा आईना दिखाइए, मुझे लगता है पढ़ लिख कर नहीं आते हैं ये। नमस्कार अमित जी, पहले तो एविडेंस है, आई विटनेस है, ऑन कैमरा कन्फेशन है, बुरहान वानी की पीछे से फोटो है। भाई पाकिस्तान को चाहिए क्या? जनरल मुनीर आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, बट आज भी कहीं ना कहीं अमित जी इनके फैक्ट्स जो हैं, हमारे जर्नलिस्ट जो भी पाकिस्तान से जुड़ते हैं, इनको चाहिए क्या? मुझे समझ में नहीं आया आज तक। सर क्या आप यूएनएससी जानते हैं? क्योंकि पहली बार अमित जी आपके चैनल में जो पाकिस्तानी पत्रकार थे वो आए, उन्होंने बोला ये तो इंडिया की करामात है, ये तो इंडिया बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। तो यूएनएससी सर एक है जिसमें आपके पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रे लिस्टेड हैं। आप लोगों के जो जितने भी टेररिस्ट जो जनरल मुनीर के साथ बैठते हैं, जिन शिरकत करते हैं, उन सब के नाम उस लिस्ट में मौजूद हैं सर, उन सब के नाम उस लिस्ट में मौजूद हैं। क्या आप उसको भी डिनाई कर देंगे? क्या आप अमेरिका जो बोल रहा है उसको डिनाई कर देंगे? जो आपका आका है उसको डिनाई कर देंगे? जो पूरी दुनिया बोल रही है सर, जो पूरी दुनिया बोल रही है, एक सेकेंड सर, आई विल कंप्लीट, उसके बाद आप प्लीज जवाब दीजिएगा। जितना यूएनएससी सर आप मानते हैं नहीं मानते, पहले तो ये जवाब दीजिएगा। उसमें जितने टेररिस्ट हैं क्या वो आपके हैं या नहीं है, वो भी बताइएगा। ये जो एविडेंस प्रूफ पूरा कन्फेशन एक आदमी का, एक टेररिस्ट का आ चुका है, जिसमें वो साफ साफ बोल रहा है, आपकी जितनी भी इमरान खान देखिए, नवाज शरीफ देखिए, पुराने आपके जितने पीएम से, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि भाई जो कश्मीर की सिक्योरिटी है, वो कश्मीर की सिक्योरिटी है, उनके लोकल इंडिजिनस लोग हैं जो वहां पर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। बट आप ही का टेररिस्ट ऑन कैमरा बोल रहा है कि नहीं, हमारे पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट वहां पर गए हैं, पाकिस्तान के हर एक कोने से वहां पर टेररिस्ट की कब्र आज कश्मीर के हर एक कोने पर है।
क्या ये कन्फेशन नहीं है सर? क्या ये कन्फेशन नहीं है? वो ओपनली एक रैली एड्रेस करता है, ओपनली मुजफ्फराबाद में एक रैली एड्रेस करता है आपका हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर। आप लोग कुछ नहीं करते हैं। तो सर ये क्या आप बता रहे हैं कि अरे नहीं 15 मिनट तक ये समझाया था? सर आप अपने फैक्ट्स तो बताएं ना, अब एविडेंस दे दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? जा रहा हूँ फॉर्मर डीजीपी सर, आप तो वैली में रहे हैं, आपने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे हैं और आप काउंटर इंसर्जेंसी का पार्ट भी रहे हैं सर। ज़रा पाकिस्तानी भाई जो मेरे कह रहे हैं कि ये सब नकली बातें हैं, हम खाली डेटा बताते हैं, हम खाली तारीखें बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं हमने 18 महीने ज़ाया किए, इनको कौन बताए? हमने अपने जवानों को खोया है तो इसको ज़ाया करना नहीं बोलते हैं, हम बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि हमें बदला लेना है पाकिस्तान से। देखिए, जो मलिका जी ने कहा बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट बोला है उन्होंने। इनको पता होना चाहिए जाफरी साहब को कि जो हिजबुल मुजाहिदीन है वो यूएन द्वारा बैंड है, वो अमेरिका द्वारा बैंड है, यूरोप के अधिकांश देशों द्वारा बैंड है। इट्स ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली इस बात की पूरी वो हो चुकी है तस्दीक कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है इसको, और ये बैन भी किया गया है। एक बात। दूसरी बात, जैसे मलिका जी ने भी कहा कि हमेशा से हर जो बड़े हमले में आईएसआई का हाथ रहा है, पाकिस्तान हमेशा डिनायल करता रहा है, किंतु हमारे पास इतने प्रूफ रहे हैं कि पाकिस्तान आईएसआई बैक्ड है सारे हमले, चाहे 26/11 हो, चाहे पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर वाला हो, और अभी जैसे पहलगांव की बात हुई। तो ये सब जो चीजें हैं, क्लियर कट एडमिशन है, क्लियर कट कन्फेशन है, पब्लिकली कन्फेशन किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से डिनायल का कोई स्कोप बचा है। ये और एक बड़ा प्रूफ है। इस तरह के सारे प्रूफ पहले भी भारत जोड़ता रहा है और इंटरनेशनल संगठनों के सामने रखता रहा है, तभी तभी जाकर के सब ऐसे ऐसे संगठन बैन हुए हैं। ठीक है ना। वो तो कहता है कि भाई ये होम ग्राउंड टेररिज्म है कश्मीर का, बट ऐसा क्लियर है कि ये सब सब पाकिस्तान सपोर्टेड है, सब आईएसआई सपोर्टेड है। वहीं से हमारे देश में टेरर लाया जा रहा है और इंटरनेशनली तभी ये संस्थाएं बैंड भी हुई हैं। जी जनरल साहब, आप कुछ कह रहे थे। जनरल साहब, मैं ये कह रहा था, देखिए एक मलिका जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप बोलिए। मलिका जी। सॉरी सर, जस्ट टू इंटरफेयर, एक जाफरी साहब ने एक और चीज बोली थी शशि थरूर वाली, विच आई फॉरगॉट टू काउंटर। जाफरी साहब, अगर आपको पता हो तो किसी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो पाकिस्तान को नहीं आता है, बट हम कोई अपलॉज और कोई सर्टिफिकेट कलेक्ट करने नहीं गए थे और देशों में। हमारा जो डेलीगेशन गया था जिसमें सेवरल एमपीज थे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो अलग अलग देश दुनिया में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने गए थे, विद प्रूफ प्रस्तुत करने गए थे। उसकी जगह हम अपलॉज पाकिस्तान की तरह चीख चीख के दुनिया को नहीं बता रहे थे कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं, हम बिरयानी खिला रहे हैं, और वो मध्यस्थता भी फेल हो जाती है। हम सिर्फ अपना पॉइंट प्रेजेंट करने गए थे, और इसकी जगह कोई भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो रियल टाइम होती है, हाई लेवल की होती है, उसमें सर्टिफिकेट और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज या तालियां नहीं बजती हैं। जाफरी साहब, हमने जो कहना था बोल दिया है, और ना इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने वो एक्नॉलेज किया, तो उनको प्रेस रिलीज करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी तरह ट्विटर में गेम नहीं खेलते, ट्वीट में गेम नहीं खेलते, अरे हमने मध्यस्थता करवा दी है, अनाउंस नहीं करते, पब्लिक अनाउंसमेंट्स नहीं होते हैं सर हमारे यहाँ। हम रियल टाइम डिप्लोमेसी करते हैं सर। जनरल साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं आ रहा हूँ मुजाहिद साहब आपके पास, आ रहा हूँ मुजाहिद साहब, आ रहा हूँ। जो है के साथ जाके खड़े हो गए, वॉर में पार्टी बन गए, आपकी डिप्लोमेसी तो सारी दुनिया के सामने है। मैं तो पहले ही कहता हूँ जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं विश्व गुरु, वॉशिंगटन हाउस में फोन नहीं कर रहे थे सर। सर वॉशिंगटन हाउस में हम फोन नहीं कर रहे थे सर, डॉक्यूमेंटेड है सर। सर डॉक्यूमेंटेड है। आपने कितनी बार आपके पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन हाउस को कॉल किया है सर? 60 बार से ज्यादा आपके जितने भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, दे ट्राई टू रीच वॉशिंगटन कि भाई इंडिया को रोकिए, और ये बयान ट्रंप के हैं, ऑफिशियल डेटा में है सर। अब आप बोलेंगे उसका भी एविडेंस दीजिए सर, उनकी तो स्पीच ही एविडेंस है सर। अमेरिका से तो ऐसा मत बोलिए, लोन बंद करेंगे आपकी इकोनॉमी बंद हो जाएगी सर। अमेरिका के लिए मत बोलिएगा सर इतना अगेंस्ट। वैसे ही आप कटोरा लेके हाथ में खड़े हैं सर। सर $280 मिलियन क्रॉस हो चुका है सर, कटोरा लेके खड़े हुए हैं आप। अमेरिका के खिलाफ मत बोलिएगा जोश में। जी जनरल साहब, देखिए आपने देखिए, जहां तक सवाल इकोनॉमी का है उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि एक देश से लोन उधार लेके चुकाना, यही इस परिस्थिति में पाकिस्तान आ गया है। तो एक मिनट, आप मुजाहिद मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुजाहिद मैं आपके पास आ रहा हूँ।
देखिए जो बात बिल्कुल जो साफ बिल्कुल क्लियर है। देखिए जो आतंकवाद ये है ये पूरे का पूरा ये सिद्ध हो चुका है। इसका मैं वजह बता रहा था आपको। देखिए फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि आज का कश्मीरी सच को समझ चुका है, और वो जो कश्मीरी सच को समझ चुका है इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है। इसीलिए उससे ये स्टेटमेंट ये फैलवाया गया है कि आप वहां जाकर के उनको दोबारा ये करने का प्रयास करें कि वो पाकिस्तान की गुलामी दोबारा स्वीकार करें। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है हमें कि क्या परिस्थिति है आज पीओजेके में, और न केवल पीओजेके में, आज आप बलोचिस्तान देख लीजिए, आज आप खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, हर जगह से दबाव है इनके ऊपर। ये जो आप एक स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट डिनायल में रहेंगे हमें, आपको किसी भी चीज का समाधान ढूंढने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब रियलिटी एक्सेप्ट रहेगी तो आपको उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हर बार मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं किस तरह से हर चीज को डिनाई करते हैं। 16 दिसंबर को 93,000 लोगों ने 1971 में सरेंडर किया, और 17 तारीख तक पाकिस्तान के अखबार कह रहे थे कि हम जीत गए। तो ये तो इनके काम करने का तरीका है। कुछ इनके पास तथ्य मुझे लगता है होते नहीं है। आपको जिस प्रकार की, जहां तक ये बात अजीत डोवाल की कर रहे थे, अजीत डोवाल से पाकिस्तान के और अमेरिका के और ईयू के मिनिस्टर्स आकर के मिलते हैं, क्योंकि वो भारत का एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उनकी मुलाकातें होती हैं। वो कोई किसी ने, दुनिया के किसी का देश ने अजीत डोवाल को टेररिस्ट घोषित नहीं किया हुआ है। ये टेररिस्ट आपके वहां के लोग हैं, इसमें कोई संशय ना हो। ठीक है, मुजाहिद जाफरी। मुजाहिद जाफरी, जनरल साहब को पता होना चाहिए, उनको टेररिस्ट मैंने नहीं घोषित किया, अमेरिका की अदालत ने किया। आप जाके वहां से रिकॉर्ड देखें, अगर मैं गलत हूँ तो मैं कोई अमेरिका के लोग, अमेरिका की अदालत वहां आकर के मिल रही है उनसे, कोई नहीं किया। बिल्कुल सरासर झूठ है। और आप झूठ बोलने का, आप कोई तथ्य लेकर के आए, कोई प्रमाण आपके पास हो, उसको प्रस्तुत करें। किसी ने नहीं घोषित किया किसी को कोई टेररिस्ट घोषित किया है। अमेरिका का सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब से टाइम लेकर मिलने आता है। हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वही आता है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन आता है? ये आप मुझे बताएं। 8 साल तक कौन से देश में क्रिकेट नहीं हुआ टेररिज्म की वजह से? क्या बात कर रहे हैं आप अपने आप के गरेबान में झांक करके तो देखें। मुजाहिद जाफरी कुछ कहेंगे आप? लोगों में सब्र नहीं, अल्लाह जानता है आप लोगों में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। दूसरे की बात सुनने का हौसला ही नहीं है आप लोगों में। कोई बात करे किसी भी चीज का, फिर शुरू हो गए। किसी भी चीज का हौसला नहीं है। Sir, a country with no shame cannot be shamed. Sir, a country with no shame cannot be shamed. Shame, बिल्कुल। Sir, सिंपल सी बात है, country with no Shameless. shame cannot be shamed, sir. जाफरी साहब को क्या, सर आप जब बोल रहे हैं अंदर गिरेबान में झांक के देखिए तो क्या बोल सकते हैं? आप जब कहें कि त्यारे नहीं गिरे थे जंग में आपके, आप ये भी झूठ है। आप बता दें, प्रूव कर दें, आप प्रूव कर दें। आपने कहा हमने एक भारत का एक फाइटर पायलट पकड़ रखा है लेडी, वो 4 दिन बाद वो आकर के उसने दिखा दिया। सफेद झूठ, सफेद झूठ। देखिए ये एक मिनट यार, आप बात तो सुनो। कौन क्या मान चुका है? आप अपने खुद के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट, अमित 1 मिनट, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट आप उठा लीजिए। 7, 8 मई का, 9 मई का प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट उठा लीजिए। ये छोड़ो यार, अमित 1 मिनट। जाफरी साहब, आपको 71 की लड़ाई भी जीत गए थे। 71 की लड़ाई भी जीत गए। अरे मेरी अभी की बात कर रहा हूँ जो चल रही है मेरे भाई। आप 71 से बाहर ही नहीं आ रहे। जब जब आपको मार पड़ी है आपको वही याद है, तो ये पिछले साल वाला याद कराया था इसीलिए। मुजाहिद भाई आपको एक खबर पता है क्या? अच्छा मुजाहिद, इससे पहले कि मैं क्लोज करूं, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के जवाब देना पड़ेगा। अशोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक सर, हाँ अशोक सर, जनरल साहब, अशोक सर कुछ कह रहे हैं। मेरे पास बस आखिरी 1 मिनट बचा। अशोक सर प्लीज गो अहेड सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक वक्त था अमेरिका के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहा था वर्ल्ड में टेररिज्म के खिलाफ, ठीक है, 9/11 के खिलाफ। ओसामा बिन लादेन की सर्च करवा रहा था अमेरिका के साथ मिलके, और खुद अपने यहाँ इन्होंने ओसामा बिन लादेन को शरण दी हुई थी। तो इनका झूठ तो इतना बड़ा पूरी दुनिया ने देखा है।
कि आप लड़ रहे हो टेररिज्म के खिलाफ। अच्छा और मुजाहिद terrorist को जाफरी, यहीं पे shelter दे रहे आप हो। तो पत्रकार हैं, आपको ये बात पता है कि आपके यहाँ जो आटे की कीमत है वो फ्यूल से भी ज्यादा हो गई है? इस बात की मालूमात आपको मालूमात है? आटा आटा हमारे यहाँ मेरे भाई अभी भी 70 रुपए किलो मिल रहा है और फ्यूल 300 और 10 70 रुपए किलो? भारत में आटा 35 रुपए किलो बिकता है। 40 रुपए में अपनी ग्रोसरी खुद खरीदता हूँ। जरा सोचिए क्या हालत है पाकिस्तान की। 70 रुपए किलो आटा खरीद कर आप ऐसे बात कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मलिका जी बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। जनरल साहब